हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सैडलर कमीशन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पाश्चात्य शिक्षा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पाश्चात्य शिक्षा, जिसके अंतर्गत अभी तक आपने पढ़ा 1813 का आज्ञा पत्र। 1813 के आज्ञा पत्र से उत्पन्न प्राच्य पाश्चात्य विवाद, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, फिर 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड का घोषणा पत्र, फिर वुड का घोषणा पत्र, फिर उसके बाद आपने पढ़ा हंटर कमीशन, फिर उसके बाद आपने पढ़ा रैले कमीशन। रैले कमीशन यानी लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, आपने पिछले उसमें पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे सैडलर कमीशन 1917-1919। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति हमने बताई थी, उसके आपको पता है कि अध्यक्ष कौन थे? रैले थे, इसलिए उसको रैले कमीशन भी कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सैडलर कमीशन 1917 से लेके 1919 तक रहा, जिसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। इसका सैडलर कमीशन क्यों नियुक्त किया गया? क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे जो भारत का जो कलकत्ता में जो स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय था, वो मुख्य केंद्र बिंदु था शिक्षा से, और उस विश्वविद्यालय में बहुत अधिक शिक्षा मतलब बहुत अधिक संख्या का बहुत अधिक भार हो गया था, मतलब अत्यधिक संख्या बाहुल्य हो गया था, जिसकी वजह से उसकी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता ही हमारा मिड पॉइंट था, मेन राजधानी थी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में जो भी कमियां थी उनको जानने के लिए और उनके संदर्भ में अपने सुझाव देने के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति की गई। सैडलर कमीशन की नियुक्ति कब की गई? 14 सितंबर 1917 में। कब की गई? 14 सितंबर 1917 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर माइकल सैडलर। कौन थे? डॉक्टर माइकल सैडलर थे। ये जो डॉक्टर माइकल सैडलर थे, ये लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। कौन थे? लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। और ये जो कमेटी बनाई गई, इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। उसमें से 2 भारतीय थे। आपको पता है कि इससे पहले आपके हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे। उसमें से भारतीय कितने थे? 7 सदस्य थे। फिर लॉर्ड कर्जन का विश्वविद्यालय आयोग जो गठन बनाया गया था, तो उसमें जो है आपके 2 भारतीय सदस्य थे, और इसमें भी आपके 2 भारतीय सदस्य थे। 2 भारतीय सदस्य कौन कौन से थे? सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, 2 लोग थे। तो इसको ध्यान सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि सैडलर कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, और भारतीय सदस्य कितने थे? 2 थे। भारतीय सदस्य कितने थे? 2 थे। अब ये आयोग का जब गठन कर दिया गया, कमीशन का गठन कर दिया गया, तो इसने अपना प्रतिवेदन सरकार को 1919 में प्रेषित किया। अब 1919 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, और जो प्रतिवेदन बनाया उसमें कितने भाग थे? 17 भाग थे। क्लियर? फिर समझिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन क्यों हुआ, या सैडलर कमीशन क्यों आया? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के संदर्भ में जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहा गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर माइकल सैडलर थे, इसलिए इसे सैडलर कमीशन भी कहा गया। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें 2 भारतीय थे, और इन्होंने अपना प्रतिवेदन सरकार को 1919 में प्रस्तुत किया, और इसमें 17 भाग थे। इतना कंफर्म हो गया। अब सैडलर कमीशन जो बनाया गया, या विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया गया, उसका गठन क्यों किया गया? तो मुख्य 2 बिंदुओं के लिए किया गया, 2 बातों के लिए किया गया। नंबर 1, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के संदर्भ में समस्त जानकारियों को प्राप्त करना।
दूसरा था कि माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा से पृथक करना यानी अलग करना। यही दो मुख्य बिंदु थे जिस पर इस आयोग का गठन किया गया और इन्हीं दोनों बिंदुओं पर जो आयोग का गठन हुआ था, सैडलर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो पहला था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के संदर्भ में उसने अपने क्या क्या सुझाव दिए। तो सैडलर कमीशन ने मतलब अपने सुझाव दिए कि जो है विश्वविद्यालय कैसे होने चाहिए, विश्वविद्यालय आवासीय होने चाहिए। दूसरा इन्होंने बहुत बड़ा सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र होने चाहिए और विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्वों से मुक्त रखा जाए। क्या सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्वों से मुक्त रखा जाए और इन पर सरकारी नियंत्रण कम से कम हो, इनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए। फिर अगला इन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियम सरल व स्पष्ट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत कठोर नहीं होने चाहिए, बल्कि विश्वविद्यालय के जो नियम हो वो बहुत सरल हो, लचीले हों। फिर इन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में शोध कार्य करने की उचित व्यवस्था की जाए जिससे छात्र उच्च शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सके। फिर इन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में पिछड़े वर्ग को भी शिक्षा के लिए क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। जो पिछड़ा वर्ग हमारा है या जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको भी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में आपने अभी तक पढ़ा, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय में हम क्या करते हैं, डिग्री मतलब स्नातक करने के लिए जाते हैं। तो इन्होंने इसी आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय यानी सैडलर कमीशन ने ही ऑनर्स की डिग्री और स्नातक डिग्री को बनाया है। इन्होंने बताया कि दो प्रकार की डिग्री दी जाए उच्च शिक्षा पे, एक स्नातक की डिग्री हो और दूसरी क्या हो, ऑनर्स की डिग्री हो। ये तो हम आगे बताएंगे आपको। मेन जो इसका गठन किया गया, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका गठन क्यों किया गया। इसका गठन दो कारणों से किया गया। नंबर एक, कलकत्ता विश्वविद्यालय के संदर्भ में जांच करने के संदर्भ में। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा से पृथक करने के संबंध में इसका गठन किया गया। इन्होंने अपने सुझाव किसके किसके लिए दिए, इन्होंने अपने सुझाव विश्वविद्यालय के संदर्भ में दिए, माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में दिए, स्त्री शिक्षा के संदर्भ में दिए, शिक्षक प्रशिक्षण के संदर्भ में सुझाव दिया और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में अपने सुझाव दिए। आप समझिए, इनके जो महत्वपूर्ण कार्य, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, आज भी हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, वो क्या थे, जो लॉर्ड सैडलर की ही देन है, जो आज भी हम लोग उसको उसी के अनुसार शिक्षा प्रणाली चला रहे हैं। पहला तो है कि स्कूली शिक्षा 1 से 12 तक, ये किसकी देन है, 1 से 12 तक ये सैडलर कमीशन का योगदान है। क्योंकि सैडलर कमीशन के पहले हाई स्कूल के बाद बच्चा सीधा ग्रेजुएशन में चला जाता था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हाई स्कूल के बाद क्या होना चाहिए, उसमें हाई स्कूल को मैट्रिक कहा जाता था और मैट्रिक के बाद तुरंत बच्चा उच्च शिक्षा में प्रवेश कर लेता था। तो इन्होंने बताया कि हाई स्कूल के बाद बच्चे को 2 वर्ष का माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया। किसका गठन किया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया। इसका गठन किया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया। और इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा से पृथक रखा जाए, अलग रखा जाए। आपको पता होगा कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में कहा गया था कि जो है वो विश्वविद्यालय के अंडर में आपकी उच्च शिक्षा भी होनी चाहिए, यानी महाविद्यालय भी होने चाहिए और माध्यमिक विद्यालय भी होने चाहिए, कहा गया था ना। उसी के अनुसरण में कार्य हो रहा था। तो इन्होंने देखा कि उससे बहुत ज़्यादा अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी। इस वजह से इन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा में जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ये माध्यमिक स्तर की शिक्षा की देखरेख करे और माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय आयोग से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। विश्वविद्यालय आयोग पर उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो।
और दूसरी सबसे बड़ी चीज उन्होंने क्या बताई कि माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम हो वो बहुआयामी हो, यानी बालकों की रुचि के अनुसार हो, बालक को जो पसंद हो वो उन पाठ्यक्रमों को ले। पाठ्यक्रम में विषय संकुचित ना हो, कम ना हो, अधिक से अधिक उसमें विषयों का समावेशन होना चाहिए, जिससे बालक अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सके। फिर उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट की जो कक्षा हो उसमें छात्रों की संख्या सीमित हो, बहुत ज़्यादा संख्या में छात्र ना हो। अगर बहुत ज़्यादा संख्या में छात्र होंगे तो छात्र और शिक्षक का संपर्क नहीं हो पाएगा, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। सैडलर कमीशन का मुख्य मानना था कि अगर हमें उच्च शिक्षा अच्छी बनानी है, उच्च शिक्षा उन्नतशील बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी माध्यमिक शिक्षा को क्या बनाना होगा, उन्नतशील बनाना होगा, उसको सही करना होगा। अगर हमारी माध्यमिक शिक्षा उन्नतशील हो गई तो हमारी उच्च शिक्षा स्वतः ही उन्नतशील हो जाएगी, यानी विकासशील हो जाएगी। फिर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव दिया, इन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं का संचालन, यानी इंटरमीडिएट की कक्षाओं का संचालन विश्वविद्यालय की कक्षाओं से पृथक हो, यानी उनसे अलग इन कक्षाओं का संचालन किया जाए। फिर विश्वविद्यालयों के संदर्भ में क्या सुझाव दिया, उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, विश्वविद्यालय आवासीय बनाया जाए, विश्वविद्यालय के जो रीडर और प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाए, इनको अच्छा वेतनमान दिया जाए, जो भी पिछड़े वर्ग के बालक है उन सभी को उच्च शिक्षा दी जाए। और सबसे मुख्य बात इनकी रही वो आपकी रही स्नातक स्तर पे जो है आपका ऑनर्स की और दूसरा स्नातक की डिग्री प्राप्त करना। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, स्नातक और ऑनर्स की डिग्री देना। जो आप स्नातक स्तर पर जो दो प्रकार से डिग्रियाँ पाई जाती है, एक स्नातक डिग्री होती है, दूसरा ऑनर्स डिग्री होती है। ऑनर्स को हिंदी में कहते हैं प्रावीण्य, यानी ये जो है आपका ऑनर्स डिग्री और स्नातक डिग्री ये किसकी देन है, सैडलर की देन है। किसकी देन है, सैडलर की देन है। फिर अगला बताया गया कि स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए। आपको पता है कि हमारा स्नातक स्तर कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। तो ये 3 वर्ष की जो देन है यह भी सैडलर कमीशन की ही देन है। फिर इंटरमीडिएट की कक्षाएं विश्वविद्यालय की कक्षाओं से का संचालन इनका पृथक किया जाए। फिर पाठ्यक्रम में विभिन्नता हो, यानी बहुत सारे विषयों की बाहुल्यता हो, जिससे बालक अपने रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सके। इन्होंने बताया कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो मातृभाषा में हो, शिक्षा जो दी जाए वो मातृभाषा में दी जाए। बच्चों पर अंग्रेजी जो है लादी न जाए, जबरदस्ती न की जाए। सिर्फ अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी विषय और गणित विषय, ये इसके अलावा जितने भी विषय हैं सब हिंदी भाषा या मातृभाषा में पढ़ाए जाए। फिर आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। फिर इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में अपना जो सुझाव दिया कि डिप्लोमा और डिग्री, 2 प्रकार की उपाधियां इन्होंने दी, डिप्लोमा और डिग्री, ये भी इनकी ही देन है सैडलर की। डिप्लोमा और डिग्री दी जाए, ये व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने बताया। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने सुझाव दिया कि बालिकाओं के लिए अधिक से अधिक विद्यालय खोले जाएं। जो बालिकाएं पर्दा में रहती हैं उनके लिए जो है, पर्दे में जो रहने वाली बालिकाएं हैं उनके लिए पर्दे का विद्यालय खोला जाए, यानी कि जो है उनको एकल विद्यालय दिया जाए और पर्दा स्कूल खोले जाएं, जिससे कि बालिकाएं वहां जाके शिक्षा प्राप्त कर सकें। वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है पुरुष वर्ग न जाए, सिर्फ महिला वर्ग रहे। फिर इन्होंने बताया कि बालिका विद्यालयों की स्थापना अलग की जाए और लड़कियों की संख्या बहुत कम है, बालिका विद्यालयों की संख्या बहुत कम है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में बालिका विद्यालय खोले जाएं। इन्होंने विशिष्ट बोर्ड, बालिकाओं के शिक्षा के लिए एक विशिष्ट बोर्ड की स्थापना की और कहा कि ये विशिष्ट बोर्ड जो है स्त्री शिक्षा के संदर्भ में जो अधिक से अधिक कार्य करे, अधिक से अधिक विद्यालयों को खुलवाए,
और अधिक से अधिक विद्यालय खोले जाए जिससे कि स्त्रियों को शिक्षा पूर्ण रूप से दी जा सके। तो ये तो रहे सैडलर कमीशन के प्रतिवेदन में जो भी उन्होंने सुझाव दिए अपने उसके अंतर्गत, और ये सारे सुझाव सैडलर कमीशन जब आया तो उसके बाद जो है उन्होंने जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत सारे सुझाव दिए। इस वजह से उस समय विश्वविद्यालयों की स्थापना अधिक से अधिक हुई और उस संदर्भ में लगभग 7 विश्वविद्यालय स्थापित हुए। आप फिर समझ लीजिए कि आपका जो है सैडलर कमीशन के आने के पहले आपके 5 विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज के आधार पर उड के घोषणा पत्र के पश्चात 1857 में आपके 3 विश्वविद्यालय बने। कितने बने? 3 विश्वविद्यालय बने। कौन कौन से? बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय। ये तीनों की स्थापना आपके उड के घोषणा पत्र के पश्चात हुई। फिर जब आपका हंटर कमीशन आया तो उसके बाद आपके 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सैडलर कमीशन के आने के पश्चात 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय और 1916 में ही बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1921 में लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में के ऊपर भार अत्यधिक आ गया था, अत्यधिक संख्या का भार था, इसलिए ढाका में एक एकाकी विश्वविद्यालय खोला गया उसके सपोर्ट के लिए, जिससे कि उसके भार को कुछ कम किया जा सके। तो ये तो रहा आपका सैडलर कमीशन 1917-1919। इसकी फिर एक बार समझ लीजिए सैडलर कमीशन का गठन क्यों किया गया। सैडलर कमीशन का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय के संदर्भ के जांच के संदर्भ में इस आयोग का गठन किया गया। नंबर 2, मानवीय शिक्षा को उच्च शिक्षा से पृथक करने के संदर्भ में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन 14 सितंबर 1917 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर माइकल सैडलर। इसमें कुल 7 सदस्य थे जिसमें से 2 भारतीय थे। इसने अपना 1919 में प्रतिवेदन प्रेषित किया जिसमें 17 भाग थे और इस आयोग के आने के पश्चात भारत में 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। उसके पहले 5 विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे और इसके आने के बाद 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इस आयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि रही क्या रही? 12 तक की शिक्षा नीति, 1 से 12 तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन। दूसरी बहुत बड़ी उपलब्धि थी ऑनर्स और स्नातक कोर्स। नंबर 3 डिग्री और डिप्लोमा कोर्स। ये सारी चीज़ें आपकी सैडलर कमीशन की ही देन है जिसको आज तक हम लोग उसका अनुसरण करते हुए चले आ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जो भी समझ में नहीं आया होगा वो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।